तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एक टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम है केस, नाउन एंड केस। नाउन तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग केस को बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे, वो भी शार्ट ट्रिक के साथ। यार आप जानते हो केस किसे कहते हैं? अब ये मत समझना कि हमारे केस को भी तो बाल बोलते हैं, मतलब कि केस केस मतलब कि बाल को केस, यार सर वाले बाल, यार अंदर वाले बाल थोड़ी ना, सर वाले बाल। अब जो केस होते हैं ना, केस 4 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं? केस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कौन कौन से पढ़ना है वो हमें देखना है। नॉमिनेटिव केस पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ना है, पोसेसिव केस पढ़ना है, वोकेटिव केस पढ़ना है। लेकिन आप कुछ लोग सोचेंगे यार आप सब कुछ पढ़ना, अभी आप बोल रहे थे कि अब केस तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना कौन कौन से है? तो सुनो ना यार, नॉमिनेटिव मतलब कि नाम वाला पढ़ना है। जिस मान लो एक सेंटेंस लिखा है, अभी बताऊंगा यार, क्या परेशान हो, बता दूंगा तो भाग जाओगे अभी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अभी टेंशन न लो, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इस वीडियो के अंदर हम लोग नॉमिनेटिव केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, लेकिन पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? जब आप कहोगे कि सर नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, और अब बताओ पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किसे के, सॉरी पॉसेसिव वोकेटिव केस किसे बोलते हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस सिंपल सा है, जिसे लिखा है क्वेश्चन है, राम लव्स सीता। राम लव्स सीता मतलब कि राम प्यार करता है सीता से। पता नहीं सीता प्यार करती है राम से नहीं, हालांकि करती होगी, है ना, फोर्स तो किया नहीं होगा राम ने। तो जब राम सीता से प्यार करते हैं तो एक सेंटेंस लिखा है, राम लव्स सीता। अब एक सेंटेंस लिखा है, अब इस सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा है राम, मतलब कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ना, तो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कुछ लोग सोच रहे हो कितना यार सिंपल कैसे बता दिया भाई। हाँ, जो सब्जेक्ट होता है उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आई थिंक अब किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी मिल जाए तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पहचान लोगे, सिंपल सी बात है। जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। गाइस ये समझ में आ गया है ना? तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ यार कर दीजिए ना। जैसे सीता लव्स राम, अब देखो इसी सेंटेंस को उल्टा कर दिया है कि पहले क्या था कि राम सीता से प्रेम कर रहा था, अब यहाँ पर सीता राम से प्रेम कर रही है। मैंने आपसे बताया था ना यार, ऐसा तो है नहीं कि राम ही केवल सीता से प्रेम कर रही हो, दोनों जगह आग लगी होगी ना। तो सीता लव्स राम, अब यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है, तो जब सीता सब्जेक्ट है तो सीता नॉमिनेटिव केस हो गई। अब यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है तो राम ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे लिखा है, हाँ प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में परिवर्तन होता है, जिसकी विस्तार से चर्चा हम प्रोनाउंस के अंतर्गत करेंगे। तो गाइस बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है? बस आपका प्रेम चाहिए यार। लिखा है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ बी एस का मतलब कि एपोस्ट्रॉफी, इसे हम लोग एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है जैसे एवरीबडी, बिजनेस इज नोबडी, बिजनेस, है ना। तो एक बात याद रखना, मतलब कि बडी से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं और वन से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी इसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है गाइस, ठीक है? एनीबडी, समबडी आदि के बाद इल्स का प्रयोग होता है, हो तो समझना। एनीबडी, समबडी के बाद यदि इल्स का प्रयोग हो तो एस का प्रयोग इल्स पर किया जाता है। मतलब कि याद रखना कि यदि इनके बाद एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन के बाद में इल्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, इल्स का प्रयोग हो रहा है, तो इल्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, इनमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि एनीबडीज में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। हालांकि एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा है, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी इल्सेस। तो याद रखना एग्जामिनर क्या करता है, ये यहाँ पर जैसे इल्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें कर दे, एनीबडीज कर देगा। तो एनीबडीज से एस हटा करके आपको इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है। आगे बात समझ में, मतलब कि गाइस यदि एनीबडी के साथ में इल्स का प्रयोग हुआ है और एनीबडी में एपोस्ट्रॉफी लगा है, तो एनीबडी से एपोस्ट्रॉफी हटा करके
आपको इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है। आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, आई फॉलो योर सजेशंस एंड नो बडी इल्स नो एरर। अब आप बताइए, नो बडी के साथ में इल्स का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन गाइस यदि नो बडी में एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है ना, मतलब कि बॉडी से बनने वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, उनमें एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है और इनके साथ में इल्स का प्रयोग हुआ है, तो इनमें इनसे मतलब कि बॉडी से बनने वाले वर्ड से एपोस्ट्रॉफी को हटा करके इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो एनी बॉडी से एपोस्ट्रॉफी आपको हटा करके इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज कर देना है, मतलब कि इसका डी पार्ट गलत है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के साथ। गाइस इस वीडियो के लिए प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है ना, सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट लाता रहूँगा। इंग्लिश सिखाने की मेरी गारंटी है, ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। लव यू ऑल।